Hello बच्चों, in this video lecture, I will explain is matter around us pure? It means हमारे आसपास जो मैटर है क्या वो 100% प्योर है? ऐसा नहीं हो सकता, कुछ प्योर भी होगा और कुछ इम्प्योर भी होगा। तो ऑल मैटर अराउंड अस इज नॉट प्योर and the matter around us is classified into two categories, and these two categories are: number one, pure substances, and next one is mixtures, and mixture is known as impure substances. इससे पहले चैप्टर में हमने आपके साथ एक्सप्लेन किया था मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज on the behalf of physical and chemical classification. On the behalf of physical classification, matter exists in three states: solids, liquids, and gases. And other two states are plasma and BEC. But in this chapter, हम डिटेल से क्या एक्सप्लेन करने जा रहे हैं यहाँ? केमिकल क्लासिफिकेशन. According to chemical classification, matter can be classified into two categories, and these two categories are pure substances and mixture. And mixture को ये आप क्या कहते हैं? Impure substances. अब मेरे साथ देखिएगा, this is pure substances, and you know that pure substances are made up of only one kind of particle. ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं आपके साथ? प्योर सब्सटेंसेस. A matter which is made up of a matter which is made up of only one kind of particles. Only one kind of particles is called, क्या कहेंगे? Pure substances. Is called pure substances. लेकिन सबसे बड़ा मेन पॉइंट कहता है ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, फर्स्ट पॉइंट. लेकिन सेकंड पॉइंट कहता है अ प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन. उनका कंपोजिशन भी फिक्स्ड होगा, उनका मिक्सिंग जो रेशियो है वो भी कैसा होगा? फिक्स्ड होगा. अ प्योर सब्सटेंस, a pure substances has a fixed composition, has a fixed composition as well as fixed melting point and boiling point. ये बात भी मेरे बच्चों ध्यान से समझना पड़ेगा कि उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी फिक्स्ड होगा. उन्हें क्या कहेंगे हम? प्योर सब्सटेंसेस. और आगे चल के हम ये डिटेल से पढ़ेंगे. प्योर सब्सटेंसेस आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. लेकिन हमें अभी एक्सप्लेन करना है कि प्योर में और इम्प्योर में क्या डिफरेंस है. मैटर विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, ये क्या है? प्योर सब्सटेंस है. ये क्या? ये भी प्योर सब्सटेंस है. ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनाए. अगर आपने इन दोनों को मिक्स किया और मिक्स करने का इनका रेशियो कोई फिक्स्ड नहीं है, रेशियो अगर फिक्स्ड नहीं है तो वो क्या कहलाएगा? मिक्सचर. अगर रेशियो फिक्स्ड हो जाएगा तो वो मिक्सचर नहीं होगा, कंपाउंड्स बनेंगे. क्या बनेंगे? वो कंपाउंड्स, और वो भी प्योर सब्सटेंस कहलाए जाएंगे. ये बात ध्यान रखना है.
यानी कि अगेन रिपीट कर रहा हूं, अ मैटर विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ पार्टिकल्स, और जो पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है, उनका जो मिक्सचर है, आर नॉट फिक्स्ड बाय देयर मासेस। अगर उनका रेशियो फिक्स्ड नहीं है तो वो क्या कहलाएंगे? मिक्सचर कहलाएंगे। अगर उनका रेशियो फिक्स्ड है तो वो कंपाउंड्स कहलाएंगे। हम बाद में इसी चैप्टर में ये बात भी डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा आपको। अगर इनको मिक्स कर दिया जाए मेरे बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ये क्या है? ये मिक्सचर है। लेकिन आप दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, रेशियो फिक्स नहीं है। अ मैटर which contains two or more different kind of particles means एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस भी हो सकते हैं। ये एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस, इट्स ओके, इज कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे मेरे बच्चों? इज कॉल्ड अ मिक्सचर। लेकिन सेकंड पॉइंट कहता है मेरे बच्चों, यहां पर हमने क्या कहा था? इन केस ऑफ प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फिक्स्ड कंपोजिशन अंडरलाइन किया है मैंने। तो यहां पे आप क्या कहेंगे? सेम, अ मिक्सचर हैज नॉट या डज नॉट हैव ए फिक्स्ड कंपोजिशन एज वेल एज फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ना तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होगा और ना ही उनका कंपोजिशन फिक्स्ड होगा बाय देयर मासेस। समझ में आया नहीं आया मेरे बच्चों, ये बताओ। जहां हमने कहा था प्योर सब्सटेंसेस हैज ए फिक्स्ड कंपोजिशन, अगर प्योर सब्सटेंस के फिक्स्ड कंपोजिशन होंगे तो वो कंपाउंड्स बनाएंगे, और अगर कंपोजिशन फिक्स नहीं होगा तो वो मिक्सचर बनाएंगे, और तब वो डिफरेंस कहलाएगा, द डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। जहां कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस का पार्ट होगा, मिक्सचर तो पढ़ ही रहे हैं अभी हमारे साथ अब। तो ये बात ध्यान रखिएगा। यहां पे क्या कहेंगे? अ मिक्सचर does not have a fixed composition as well as their melting and boiling point। कुछ भी उनका फिक्स्ड नहीं है। मिक्सचर, a mixture is the physical combination of two or more substances in which the identities are retained and are mixed in the form of homogeneous and heterogeneous mixture। जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाया जाएगा तो क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा। और ये मिक्सचर होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है, ये बाद में एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं कि जब दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिलाया जा रहा है तो उसके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट, एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल जो देखने में लगता है कि ये प्योर है, लेकिन वो प्योर नहीं है, वो क्या है? मिक्सचर है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल, मिल्क। जैसे ही मैंने मिल्क लिखा, आपके दिमाग में आइडिया आया, सर मिल्क तो प्योर सब्सटेंस है, मिल्क कहाँ है मिक्सचर? तो आंसर देखिएगा, मिल्क एक्चुअली इज ए मिक्सचर ऑफ, मिल्क एक्चुअली क्या है? मिक्सचर है। एक्चुअली इज अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है? फर्स्ट, वाटर प्लस फैट्स, प्रोटीन्स, vitamins and other substances। So milk is mixture of all these things and hence not pure। तो आप कह सकते हैं कि मिल्क प्योर नहीं है, इन कई सारी चीजों के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है, तो उसे क्या कहते हैं? मिल्क। तो मिल्क क्या है? मिक्सचर है, प्योर नहीं है। दूसरा सवाल कहता है इनका जो रेशियो है वाटर का, फैट्स का, प्रोटीन्स का,
ये कोई फिक्स्ड रेशियो में भी नहीं होता, इनका रेशियो भी कैसा होता है, वेरिएबल होता है, फिक्स्ड नहीं होता। इसीलिए ये मिल्क क्या है, एक मिक्सचर होगा। अगर इनका रेशियो फिक्स्ड होता तब ये क्या बन जाता, कंपाउंड बन जाता। कंपाउंड नहीं है, मिल्क एक मिक्सचर है। एक और बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल देखिएगा, एयर। देखने में लगता है, आप कहेंगे सर एयर इज नॉट ए मिक्सचर, एयर भी प्योर है। नो, एयर इज ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर क्या है, गैसेस का मिक्सचर है। बहुत सारी गैसेस हो सकती है, जैसे हाइड्रोजन, सॉरी सबसे ज्यादा गैस कौन सा होता है एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियोन, कार्बन डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सारी गैसेस का कॉम्बिनेशन है। तो एयर भी आपका प्योर नहीं है। और एग्जाम्पल क्या हो सकता है, हम जितने भी सारे हमारे एलॉयज हैं वो भी क्या है, वो भी मिक्सचर हैं। स्टील ले लिया, स्टील भी कई सारे मेटल्स का मिक्सचर है। ब्रास ले लिया, ब्रास ऑल्सो ए मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। फॉर एग्जाम्पल ले लिया आपने, फॉर एग्जाम्पल इसमें भी एलॉयज में भी एग्जाम्पल आपने ब्रास लिया। ब्रास क्या है, मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक का मिक्सचर है ब्रास। जो गोल्ड यूज किया जाता है ऑर्नामेंट्स में, वो भी 100% प्योर गोल्ड नहीं होता। दैट्स ए मिक्सचर ऑफ गोल्ड एंड कॉपर या गोल्ड एंड सिल्वर। प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। उनको फिजिकल मेथड से सेपरेट किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, ऑल द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस इन ए मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसमें ओरिजिनल प्रॉपर्टी रिटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा मिक्स होने के बाद भी। नेक्स्ट वन, कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर मे और मे नॉट बी इन ए फिक्स्ड प्रपोर्शन। इनका ये प्रपोर्शन जो आपने दो सब्सटेंस को मिक्स किया है या दो से ज्यादा सब्सटेंस को मिक्स किया है, तो मिक्स करने का उनका कोई रेशियो नहीं है, रेशियो कोई फिक्स्ड नहीं है। आप किसी भी रेशियो में मिक्स कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपके साथ एक एग्जांपल एक्सप्लेन किया था, शायद याद होगा, मिल्क। मिल्क इज ए मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर था, वाटर, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एक्सेट्रा। तो मिल्क के अंदर इन सबका प्रॉपर्टी रिटेन रहता है, चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मिल्क में प्रोटीन्स का प्रॉपर्टी नहीं है, विटामिन्स का प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं है, वाटर नहीं है या फैट्स की प्रॉपर्टी नहीं है। मिक्स होने के बाद भी सारी प्रॉपर्टी मिल्क के अंदर मौजूद हैं। तभी क्या कहलाता है, ये मिक्सचर, कंपाउंड नहीं है। और इनका जो मिक्स होने का रेशियो है वो भी फिक्स्ड नहीं है। तो इसीलिए मिल्क क्या है, मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है। एक और बहुत ही कॉमन एग्जांपल से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूं, देखिएगा। दूसरा एग्जांपल में टी की बात करता हूं, चाय, या आप शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं। तो आप ये बात जानते हैं, टी इज ए मिक्सचर ऑफ टी लीव्स, वाटर प्लस टी लीव्स, शुगर, मिल्क, जिंजर एंड कार्डेमोम, इलायची। आप ये जानते हैं कि चाय इन सबका कॉम्बिनेशन है, इन सबके कॉम्बिनेशन से बना है। वाटर, टी लीव्स, शुगर, मिल्क, जिंजर, कार्डेमोम। So that's why milk is not a pure, sorry, that's why tea is not a pure substance. टी क्या है, मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है, इन सब का। इन सबको मिक्स करने से क्या मिला, टी मिला, चाय मिला। तो क्या आपने देखा है, आपने डाला उसमें जिंजर है, क्या आपको उसमें फ्लेवर क्या उसमें फ्लेवर किसी और सब्सटेंस का मिलेगा, नहीं ना, प्रॉपर्टी रिटेन रहेगा। अगर आपने मिल्क डाला है तो उसमें मिल्क का फ्लेवर रहेगा आपके साथ, उसका प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगा। अगर आपने डाला है उसमें कार्डेमोम, अगर आपने जिंजर नहीं डाला, अदरक नहीं डाला, तो क्या उसमें जिंजर का फ्लेवर आएगा, नहीं आ सकता ना। तो जो जिस सब्सटेंस को आपने मिक्स किया है उसका प्रॉपर्टी उसमें रिटेन रहेगा, मौजूद होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने डाला उसमें कार्डेमोम है, इलायची डाला है और फ्लेवर जिंजर का दे जाएगा। अगर दोनों को डाला है तो दोनों का प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहेगा। तो उसका मतलब क्या है, द कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस इन ए मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल फिजिकल प्रॉपर्टी।
मिक्स होने के बाद उसका प्रॉपर्टी प्रेजेंट रहेगा। और समझ सकते हैं, एक और एग्जांपल ले सकते हैं आप, शुगर प्लस वाटर क्या बनेगा? शुगर सॉल्यूशन। जब आपने दोनों को मिक्स किया, शुगर और वाटर को, शुगर सॉल्यूशन मिला। क्या शुगर सॉल्यूशन जो मिला इसमें आपको सॉल्ट का फ्लेवर मिलेगा? नहीं ना, सॉल्टी तो नहीं होगा ना। क्यों? आपने डाला तो शुगर है। इसे क्या कहते हैं? मिक्सचर डालते हैं। अगर प्रॉपर्टी बिल्कुल चेंज हो जाए तो वो कंपाउंड हो सकता है। जैसे मैंने कहा, जब H2 और O2 को मिक्स किया तो क्या बना? वाटर मिला, H2O। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर इज एंटायरली डिफर टू इट्स एलिमेंट्स हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। वाटर का प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से एंटायरली डिफरेंट होगा, बिल्कुल अलग होगा। तो दैट्स व्हाई वाटर इज नॉट ए प्योर सब्सटेंस, दैट्स व्हाई वाटर इज नॉट ए मिक्सचर। फिर वाटर है क्या? वाटर एक कंपाउंड है, वाटर इज ए कंपाउंड। तो mixtures are further classified into two categories, and these two categories are homogeneous mixtures and heterogeneous mixtures. And heterogeneous mixtures are further classified into two categories, and these two categories are colloidal solution and suspension. Heterogeneous mixture हम बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी एक्सप्लेन homogeneous mixtures. And homogeneous mixtures are also known as solution. Solution क्या है? Solution is a homogeneous mixture of two or more non-reacting components. For example क्या लिया आपने? वाटर में क्या मिक्स किया आपने? एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या है? C2H5OH। क्या है? सॉल्यूशन है। तो होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या है? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। आपने क्या, अगर आपने शुगर डिसॉल्व इन वाटर, होमोजीनियस मिक्सचर। बट नाउ वी एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, यानी कि दोज mixtures which has a uniform composition। अब ये वर्ड आप पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट इट्स मास। यानी कंप्लीटली मिक्स हो जाना, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाना, उसे क्या कहते हैं आप? होमोजीनियस मिक्सचर्स। इट्स मास आर कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर्स। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। किसका मिक्सचर है? दो या दो से अधिक सब्सटेंस को मिक्स कर दिया जाए और अगर वो होमोजीनियस मिक्सचर बनाए तो उसे क्या कहेंगे आप? सॉल्यूशन। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन? अ सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। यानी कि जो सब्सटेंस हैं आपस में रिएक्ट नहीं करने चाहिए, तभी सॉल्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल, शुगर प्लस वाटर क्या कहलाएगा? ये sugar solution. Here sugar completely dissolve in water. Next, salt and water क्या कहलाएगा? That is called salt solution. Next one, alcohol plus water क्या कहलाएगा? Alcoholic solution. Aqueous alcoholic solution. Aqueous alcoholic solution. Aqueous means water. आप इसको भी कह सकते थे एक्वस शुगर सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्ट सॉल्यूशन। एक्वस स्टैंड फॉर वाटर, यानी कि हमने उसको वाटर में डिसॉल्व किया है। अगर हमारा सॉल्यूशन बाइनरी है, इन केस ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन,
solution have two components. अगर हमारा सॉल्यूशन बाइनरी है तो उसमें कितने कंपोनेंट्स या सब्सटेंस हो सकते हैं? ओनली टू कंपोनेंट्स आर देयर. वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट. सॉल्यूट मींस द सब्सटेंस दैट प्रेजेंट इन लेसर क्वांटिटी. लेसर क्वांटिटी में जो प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? सॉल्यूट. एंड एक्सेस क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, excess quantity of substance is known as solvent. You also know that solute is also known as disperse phase. Dispersed phase. And solvent is known as dispersion medium. हमारा मीडियम क्या है? ये सॉल्वेंट कहते हैं. मेरे बच्चों, इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि हाउ वी आइडेंटिफाई द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. लेसर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस सॉल्यूट एंड एक्सेस और मोर क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्वेंट. बट हाउ वी मेजर द लेसर और एक्सेस क्वांटिटी? एक बात ध्यान रखना, जब भी सॉलिड डिसॉल्व किए जाएंगे लिक्विड में, कब? व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड. तो सॉलिड क्या होगा मेरे बच्चों? सॉल्यूट. और लिक्विड क्या होगा? सॉल्वेंट. फॉर एग्जाम्पल, ये वाटर है. वाटर में क्या डिसॉल्व किया आपने? शुगर या सॉल्ट डिसॉल्व किया या ग्लूकोज डिसॉल्व किया. तो यहाँ पे जो सॉलिड सब्सटेंस है वो क्या है? सॉल्यूट है. और लिक्विड सब्सटेंस क्या है हमारे? सॉल्वेंट है. ये बात ध्यान रखना. यानी कि डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड है. समझ में आ रहा है? व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, तो सॉलिड सॉल्यूट होंगे और लिक्विड आपका सॉल्वेंट होगा. गैस एंड लिक्विड. तो लिक्विड तो आपका, हम गैस को जब डिसॉल्व किया जाएगा लिक्विड्स में तो ऑब्वियस है, तो लिक्विड तो एक्सेस क्वांटिटी में होगा. तब हमारा लिक्विड क्या होगा? लिक्विड यहाँ पे सॉल्वेंट होगा. और गैस क्या होगा मेरे बच्चों? गैस हमारा होगा सॉल्यूट. लेकिन जब लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व किए जाएंगे तब आइडेंटिफाई किए जाएंगे द कौन सा सब्सटेंस एक्सेस क्वांटिटी में है और कौन सब्सटेंस लेस क्वांटिटी में है. एक्सेस सब्सटेंसेस आर नोन एज सॉल्वेंट एंड लेस सब्सटेंसेस आर नोन एज सॉल्यूट. तो जो सब्सटेंस जो एक्सेस में होगा वो क्या होगा? सॉल्वेंट. और जो लेस क्वांटिटी में होगा वो क्या होगा? सॉल्यूट. तो इस बात को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा. सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल एलॉयज. एलॉयज आर आल्सो एग्जांपल ऑफ होमोजेनियस मिक्सचर. एलॉयज भी हमारे सॉल्यूशन है लेकिन वो सॉलिड इन सॉलिड होगा. तो इन सब में डिस्पर्जन मीडियम क्या है? लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड. ये डिस्पर्जन मीडियम है जो कि सॉल्वेंट का बिहेव कर रहे हैं. यानी कि दोनों में लिक्विड एंड लिक्विड है, ये बात ध्यान से सोचना पड़ेगा. लेकिन जो लिक्विड एक्सेस अमाउंट में होगा वो क्या होगा? आपका सॉल्वेंट. और लेस क्वांटिटी क्या होगा? सॉल्यूट. फॉर एग्जांपल पुटअप कर रहा हूं आपके साथ, ध्यान से देखिएगा. ये क्या है हमारा? वाटर. और वाटर में आपने सपोज क्या ऐड कर दिया? एल्कोहल. क्या ऐड किया वाटर में आपने? एल्कोहल. आप कहते हैं वाटर का अमाउंट एक्सेस है, ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, और एल्कोहल आपने लेस क्वांटिटी में लिया है. तो एक्सेस क्वांटिटी सॉल्वेंट और लेस क्वांटिटी क्या होगा? आपका सॉल्यूट होगा. तो यहाँ पे एल्कोहल क्या है हमारा? सॉल्यूट है. आगे चल के आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन बी बेटर एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स. हायर नंबर ऑफ मोल्स सॉल्वेंट एंड लेस नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट होगा. लेकिन अभी आप समझ सकते हैं लार्ज क्वांटिटी और लेस क्वांटिटी के साथ. द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन. और सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और वही हमारा सॉल्युबिलिटी भी होता है. इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर. फर्स्ट हमने डिस्कस किया सॉलिड इन लिक्विड्स. अगर सॉलिड्स को लिक्विड में डिसॉल्व किया जाएगा या गैसेस को लिक्विड्स में डिसॉल्व किया जाएगा तो टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा? फर्स्ट, टेम्परेचर. अगर हम ये बात कहते हैं सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी
इंक्रीजेस, ये जो मेरा साइन है वो इंक्रीजेस विद इंक्रीज, बढ़ाने से, इन टेम्परेचर, एंड डिक्रीजेस with decrease in temperature and it becomes unsaturated, यानी कि सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ाने के साथ और डिक्रीज होगा टेम्परेचर कम करने के साथ, एंड इट बिकम्स, ये क्या बन जाएगा, एंड इट बिकम्स, यानी कि ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन है क्या बन जाएगा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, इट विल बिकम्स अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सिंपली आप ये भी कह सकते हैं कि सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, इफ यू डिक्रीज द टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस। इन टर्म्स ऑफ प्रेशर नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। रीजन क्या होगा, बिकॉज सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, उनको कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल ले सकते थे आप सॉल्ट एंड वाटर, NaCl को डिसॉल्व किया जाए वाटर में और ये क्या कहलाएगा, एक्वस सॉल्यूशन। क्यों, कि सॉल्वेंट वाटर है। नेक्स्ट, गैसेस इन लिक्विड्स, टेम्परेचर, इसमें आपको ये पॉइंट याद रखना, ये जस्ट रिवर्ट हो जाता है कि सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये आप जानते होंगे, सोडा वाटर या सॉफ्ट ड्रिंक्स, जितना ज्यादा आप ठंडा करते हैं, जितना ज्यादा आप चिल करते हैं, उतना ही अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाता है। याद है ना, जब भी आप कोई भी पेप्सी, लिम्का, थम्स अप ड्रिंक पीते हैं आप, तो आप देखा होगा जितना चिल करेंगे, चिल क्यों किया, जिससे ज्यादा से ज्यादा CO2 डिसॉल्व हो जाए उस लिक्विड में। तो याद रखना, सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। जितना टेम्परेचर कम करेंगे उतना सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा गैस का लिक्विड में। नेक्स्ट, प्रेशर, ये तो जानते हैं, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड, तो फिर क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी या उतना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस लिक्विड में डिसॉल्व हो जाएगा। अब एक एग्जांपल देखें मेरे साथ, सपोज मैं बात करता हूं आपके साथ सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl, कॉमन सॉल्ट है। ओके, मैंने 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया कॉमन सॉल्ट को, यानी कि NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, डिसॉल्व किया। अब मैंने स्टडी किया डिफरेंट टेम्परेचर पे, मैंने देखा कि 20 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, फिर मैंने चेक किया 40 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, फिर मैंने चेक किया 60 पे क्या है, और फिर मैंने चेक किया 80 डिग्री सेल्सियस पे क्या है। किसकी सॉल्युबिलिटी, NaCl का। तो ये रिजल्ट में पाया गया कि एट 20 डिग्री सेल्सियस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट NaCl डिसॉल्व इज 36 ग्राम। 40 पे कितना है, वो भी 36 ग्राम है। यहाँ पे कितना होगा, 37 एंड 37 ग्राम। ये क्या है, सॉल्युबिलिटी, यानी कि कॉमन सॉल्ट मैक्सिमम 36 ग्राम डिसॉल्व अप टू 40 डिग्री सेल्सियस, 36 ग्राम, एंड अप टू 60 एंड 80 37 ग्राम डिसॉल्व हो जाता है मैक्सिमम। तो आपने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से 40 टू 60 करने पे सॉल्युबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ना। और किसी भी सब्सटेंस का सॉल्युबिलिटी सेम होगा तो डिफरेंट सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटी। सपोज आपने NaCl के बजाय पोटेशियम क्लोराइड ले लिया, सेम लिया, 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड 20 डिग्री सेल्सियस पे कितना डिसॉल्व होगा, 35 ग्राम। 40 पे कितना होगा, 40 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा। यहाँ 46 ग्राम और ये 54 ग्राम डिसॉल्व हो जाएगा। तो ये डिफरेंट सब्सटेंस का डिफरेंट सॉल्युबिलिटी होगा
If we increase the temperature, solubility increases. Concentration of solution. The concentration of solution is the amount of solute present in a solvent. यानी कि हमारा solute solvent में कितना present है उसे क्या कहते हैं हम? Concentration. अगर small amount, suppose sugar dissolve in water, but here the amount of sugar is large, but here is a less amount of sugar, a small amount of sugar. If small amount of sugar dissolve in 100 gram water, in both cases the water remains constant 100 gram. Here 10 gram sugar. Generally, for example, हमने कहा यहाँ पे 10 gram sugar dissolve किया है, यहाँ पे हमने क्या किया है 20 gram sugar dissolve किया है in water में. So that's why this is called dilute solution. Dilute means less quantity of solute present in solvent water. But here more amount of solute present in solvent. That is concentrated solution. इसे क्या कहेंगे? That is called, इसे क्या कहेंगे मेरे बच्चों? Less amount of solute present in water. इसे कहेंगे आप dilute solution. और ये क्या कहलाएगा? More amount of solute present in solvent, concentrated solution. In case of binary solution मेरे बच्चों, सॉल्यूशन दो चीज से मिलके बनाएं. किससे? सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट से. ये बात ध्यान रखना. मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. बट इन केस ऑफ वॉल्यूम तो क्या कहेंगे आप? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. जो मोस्ट कॉमन मेथड है वो परसेंटेज मेथड है. अदर मेथड्स लाइक एस मोलैरिटी और मोलैलिटी हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आगे 11 में पढ़ने को मिलेगा. अभी हमारा कॉमन मेथड है परसेंटेज मेथड. और जो परसेंटेज मेथड है मेरे बच्चों, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट भी हो सकता है और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट भी हो सकता है. टेम्परेचर पे डिपेंड कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता. अगर आपका वॉल्यूम आएगा तो वॉल्यूम वाले टर्म्स क्या होंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे. क्या होंगे? टेम्परेचर डिपेंडेंट. जहां भी वॉल्यूम आएगा, यहाँ वॉल्यूम आ रहा है तो जो मास बाय वॉल्यूम जो फॉर्मूला है हमारा वो कैसा है? टेम्परेचर डिपेंडेंट है. वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ये भी क्या होगा? ये भी क्या होगा? ये भी मेरे बच्चों टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा. क्यों? वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. आप देखिए कि वाटर लीजिए, वाटर को और फ्रीजर में डाल दीजिए, वॉल्यूम एक्सपेंड हो जाता है उसका. और वॉल्यूम एक्सपेंड होगा तो फॉर्मूले में जो हम वैल्यू फाइंड कैलकुलेट करेंगे वो भी चेंज हो जाएगा. तो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर. नेक्स्ट, मास परसेंटेज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. मास चेंज नहीं होता, सिर्फ वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज होगा, मास रिमेन्स कांस्टेंट. तो फॉर्मूले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो हमारा जो पहला फॉर्मूला है मास बाय मास परसेंटेज या मास बाय मास परसेंट ऑफ सॉल्यूशन. मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन. क्या फॉर्मूला है? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. और अभी मेरे बच्चों मैंने कहा था आपसे मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट. और मास का मास के साथ रेशियो है, तो दैट्स व्हाई मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन हैव नो यूनिट. इनका कोई यूनिट भी नहीं होगा. नेक्स्ट एक्सप्लेन करते हैं साथ W बाई V. इसका फॉर्मूला क्या होगा? मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज. इसका फॉर्मूला क्या होगा मेरे बच्चों? इसका फॉर्मूला होगा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय
इसको मल्टीप्लाई कितने से करना पड़ेगा आपको? 100 से, मल्टीप्लाइड बाई 100। टेम्परेचर डिपेंडेंट है लेकिन इसका यूनिट होगा, क्योंकि रेशियो मास का वॉल्यूम के साथ रेशियो है। या तो आप वॉल्यूम कह सकते हैं ग्राम पर मिलीलीटर या ग्राम पर लीटर यूनिट हो सकता है। एंड लास्ट वन इज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। इट्स ऑल्सो हैव नो यूनिट। क्यों? वॉल्यूम का वॉल्यूम के साथ रेशियो है, ml ml से कैंसिल हो जाएगा। so that's why volume percentage and mass by mass percentage have no units but mass by volume have units। और जहां वॉल्यूम आएगा वो यूनिट क्या होगा? टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा, मास बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 20 ग्राम सुगर डिजोल्व इन 380 ग्राम वाटर, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मास बाय मास का क्वेश्चन है, तो हम फाइंड आउट क्या करना है हमें? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला होगा? मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बात मेरे बच्चों हम जानते हैं कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, अभी मैंने पढ़ाया था, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे बच्चों? 20 ग्राम प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 380 ग्राम। कितना आएगा सॉल्व होके? 400 ग्राम। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन? क्या होगा? कंसंट्रेशन होगा हमारा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूट कितना है? 20 ग्राम डिवाइडेड बाय 400 मल्टीप्लाइड बाय 100। ये बात आप देख रहे हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा एंड 4 5 जा 20। आंसर क्या आएगा? 5%। कोई यूनिट नहीं होगा क्योंकि ये मास बाई मास का रेशियो है। क्लियर है मेरी बात मेरे बच्चों? कोई यूनिट नहीं होगा इसका, ये कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, 110 ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ये डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन का मास दे रखा है, ऐड नहीं करना आप। तो आप यहां पे फर्दर निकालेंगे आप कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे बच्चों? 110 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन डायरेक्ट गिवन है क्वेश्चन में, ये ध्यान रखना है। कहीं आप 110 ग्राम में 550 ऐड करें, ऐड नहीं करना। ये प्रेजेंट इन यानी कि 110 ग्राम 550 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन गिवन है क्वेश्चन में हमें, मल्टीप्लाइड बाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। 11 5 से कितना होगा? 55। 100 बाई 5 मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा आपको? 20% आंसर मिलेगा। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, अभी हमने बहुत एक्सप्लेन किया है आपके साथ कि सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, the size of solute particle less than 1 nanometer means 1 nanometer equal to 10 power minus 9 meter. The particles are too small, that's why they cannot be seen by naked eyes। से नहीं दिखाई दे सकते। like a sugar dissolve in water, sugar के particles water में दिखाई नहीं देते ना आपको, cannot see naked eyes। next, the particle of solution इजीली पास थ्रू फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर से सॉल्यूट पार्टिकल भी पास हो जाएंगे सॉल्वेंट के साथ साथ। तो दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी सेपरेट विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। सॉल्यूशन को आप जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके जो मीडियम है, दो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्टर पेपर। दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्टर पेपर की हेल्प से। नेक्स्ट, सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन, वो नीचे सेटल डाउन भी नहीं होते, वे परफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, हेंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट। स्कैटर मींस
स्कैटर मीन्स रीडायरेक्टेड ऑफ लाइट या रीडायरेक्शन ऑफ लाइट, यानी कि लाइट का हर दिशा में फैल जाना, चारों तरफ फैल जाना, उसे क्या कहते हैं? स्कैटर। चारों तरफ फैल जाना लाइट का, उसे कहते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर लाइट, हेंस डज नॉट शो टिंडल इफेक्ट, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट by Cordell size particle is called Tyndall effect. So the path of light is not visible in a solution. हमें सॉल्यूशन में लाइट का बीम नहीं दिखाई देगा या बीम ऑफ लाइट नहीं दिखाई देगा। फिर सवाल आता है सर ये टिंडल इफेक्ट क्या है? द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स, और साइज ऑफ पार्टिकल लाई करना चाहिए 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर, और यू नो दैट 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। इस साइज के पार्टिकल्स क्या शो करेंगे? टिंडल इफेक्ट शो कर जाएंगे। अब ये होता क्या है टिंडल इफेक्ट, डिस्कस करते हैं अभी। सपोज आपने ये टॉर्च लिया और ये क्या है आपका ट्रू सॉल्यूशन, फॉर एग्जांपल शुगर प्लस वाटर एंड सॉल्ट प्लस वाटर, कोई भी आपने ट्रू सॉल्यूशन ले लिया, और ट्रू सॉल्यूशन क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। आपने टॉर्च को डाला, इसके टॉर्च लाइट को डाला इसमें, ये ट्रांसपेरेंट आपका ग्लास है या ट्रांसपेरेंट बीकर है, ग्लास का ट्रांसपेरेंट बीकर। आप इस बात को देखते हैं कि बीम ऑफ लाइट, यू सी हियर द बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इनसाइड द ट्रू सॉल्यूशन। बीम ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल inside the true solution. Reason? Light scatter नहीं हुआ because the light is not scattered by the particles, because the size of particles is less than 1 nanometer. अभी मैंने कहा था in case of true solution the size of solute particles is less than 1 nanometer. Size of solute particle less than 1 nanometer. So that's why light not scatter. Light does not scatter. Light scatter नहीं हुआ। जब light scatter ही नहीं हुआ वो do not show Tyndall effect. Tyndall effect को शो भी नहीं करेगा। फिर Tyndall effect को शो कौन करेगा? अभी हमने क्या कहा था? 1 नैनोमीटर टू 1000 नैनोमीटर। हमने क्या किया? एक कॉरिडल सॉल्यूशन ले लिया जिनका साइज ऑफ पार्टिकल लाई करता है 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में। फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया? सोप सॉल्यूशन। अब देखिएगा टॉर्च लाइट को डाला, अब लाइट की ये जो पार्टिकल्स थे इन पर लाइट क्या होगा? रीडायरेक्ट हो रहा है। जब लाइट रीडायरेक्ट होगा यानी कि हर डायरेक्शन में लाइट क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तब आपको क्या दिखेगा? यार एक विजिबल बीम दिखाई देगा। अब विजिबल बीम ऑफ लाइट, आप देखिए लाइट पार्टिकल्स यहाँ आया, लाइट इस पार्टिकल पर टकराएगा, वो क्या करेगा? रीडायरेक्ट हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा रीडायरेक्ट? इन ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा में फैल जाएगा। तो यहां पे क्या होगा? अ बीम ऑफ विजिबल लाइट, ये बात नोट करना है ध्यान से, अ बीम ऑफ लाइट विजिबल इनसाइड कॉलॉइडल सॉल्यूशन, इनसाइड कॉलॉइडल सॉल्यूशन। तो आपको ये पॉइंट भी याद होगा, अभी मुझे कॉर्डल सॉल्यूशन डिस्कस करना है आपके साथ, अभी डिस्कस नहीं किया है मैंने, लेकिन इतना तो याद कर ही सकते हैं आप कि जिनका साइज ऑफ पार्टिकल 1 to 1000 नैनोमीटर के बीच में होगा वो ट्रू सॉल्यूशन तो नहीं हो सकते, कॉलॉइडल ही होंगे। ट्रू कौन से होंगे? जिनका साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन 1 नैनोमीटर है, दे आर नॉट कैपेबल टू स्कैटर द लाइट, वो लाइट को स्कैटर नहीं कर सकते, तो दैट्स व्हाई डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट नहीं शो करेंगे। और एक एग्जांपल भी देखिएगा, आप कहते हैं ना व्हाई स्काई अपीयर ब्लू, स्काई ब्लू क्यों दिखता है? आप वन वर्ड में आंसर कह सकते हैं ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, या आप वन वर्ड एक और भी कह सकते हैं ड्यू टू टिंडल इफेक्ट। आपका आंसर क्या होगा? ड्यू टू टिंडल इफेक्ट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। ये बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, यहां से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है आपके एग्जाम में, नोट की। डिफरेंस बिटवीन सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। अभी हमने एक्सप्लेन किया सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर, दैट्स आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन कॉलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्या है? ये हेट्रोजीनियस
मिक्सचर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, कॉलॉइडल और सस्पेंशन, अकॉर्डिंग टू देयर साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। मिक्सचर यानी कि impure substances that can be classified into two categories, and these two categories are homogeneous mixture and heterogeneous mixture. Homogeneous means uniform composition throughout the mixture, यानी कि सॉल्यूट का सॉल्वेंट में कंप्लीटली मिक्स हो जाना क्या कहलाएगा, ट्रू सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन, इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, देखने में तो लगते हैं ये कंप्लीटली मिक्स हो रखे होंगे, बट एक्चुअली क्या है, वो हेट्रोजीनियस हैं। उन्हें क्या कहते हैं आप, सच टाइप ऑफ सॉल्यूशंस आर नोन एज कॉलॉइडल सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल मिल्क एंड ब्लड अपीयर्स टू बी होमोजीनियस, लगता है कि मिल्क होमोजीनियस मिक्सचर है, बट एक्चुअली मिल्क क्या है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। आप मिल्क को लीजिए, शेक कीजिए, आपको एक फैट का लेयर आएगा। अगर फैट का लेयर है तो सॉल्यूट पार्टिकल नॉट कंप्लीटली मिक्स थ्रू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है आपका, मिल्क। So that's why milk is an example of colloidal solution. Blood also colloidal solution. Next, suspension. It's a heterogeneous mixture. ये देखने में heterogeneous ही लगते हैं, जैसे कि sand plus water, जिसे आप soil कहेंगे, floor plus water. ये क्या है आपकी क्या कहेंगे, heterogeneous mixture का एग्जाम्पल क्या है, सस्पेंशन, जो देखने में भी हमें हेट्रोजीनियस ही लग रहा है, वो क्या है आपकी सस्पेंशन सॉल्यूशन है हमारी। नेक्स्ट पॉइंट, इफ द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर मींस 10 to the power 9 मीटर। 1 नैनोमीटर इक्वल टू, लिखता हूं मैं, 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 to the power -9 मीटर। If the size of solute particle less than 1 nanometer, that's why they cannot be seen even with a powerful microscope. यानी कि हम उन्हें पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ये विजिबिलिटी है किसका, सोल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन, किसमें, ट्रू सॉल्यूशन। ट्रू सॉल्यूशन क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट वन, in case of colloidal solution, the size of solute particles lies between 1 nanometer to 1000 nanometer. Size कहाँ लाई करेगा, 1 to 1000. Such type of solutions are known as colloidal solution. Next one is, if the size of solute particle greater than 1000 nanometer, that is called suspension. अभी हमने कहा can be seen with a powerful microscope. कॉलॉइडल सॉल्यूशन को आप पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, लेकिन अभी हमने क्या कहा, कैन बी सीन इवन विद ए नेक्ड आई से। किसको देख सकते हैं आप, सस्पेंशन सॉल्यूशन को आप नेक्ड आई से भी देख सकते हैं। क्यों, बिकॉज द साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल इज लार्जर देन 1000 नैनोमीटर। फॉर एग्जांपल फ्लोरिन वाटर, सैंडिन वाटर या मडी वाटर, तो इनको आप आसानी से नेक्ड आई से देख सकते हैं। फास्ट नोट कीजिए, फिर हम आगे और इसके डिफरेंस करते हैं। अभी ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। अभी हमने टिंडल इफेक्ट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था, वहां से आप देख सकते हैं। कॉलॉइडल सॉल्यूशन शो एंड सस्पेंशन मे बी और मे नॉट बी शो टिंडल इफेक्ट। डिपेंड करेगा अकॉर्डिंग टू साइज ऑफ पार्टिकल्स। अगर साइज ऑफ पार्टिकल टू लार्ज, बहुत बड़ा है, तब वो हो सकता है टिंडल इफेक्ट को ना भी शो कर पाए सस्पेंशन। नेक्स्ट वन, डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट। ट्रू सॉल्यूशन ब्राउनियन मूवमेंट को शो नहीं करेंगे, और ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में एक्सप्लेन किया है। ब्राउनियन मोशन मतलब जो हमारे सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो जिग-जैग लाइन में मूव करते हैं। द मूवमेंट ऑफ जिग-जैग लाइन, रैंडमली मूवमेंट, उसे आप क्या कहते हैं, ब्राउनियन मोशन या ब्राउनियन मूवमेंट कह सकते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, वहां से आप इसे देख सकते हैं। मैं समझाता हूँ एक बार फिर भी। हमारे जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं वो जिग जैग लाइन में, ऐसे पार्टिकल मूव किए, फिर ऐसे पार्टिकल आया, फिर ऐसे चला गया, मूव कर रहा है पार्टिकल, और इस तरीके से मूवमेंट ऑफ पार्टिकल में जिग जैग लाइन, कौन मूव कर रहा है, सॉल्यूट पार्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन और ब्राउनियन मूवमेंट। बट द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल हियर लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटा है, so that's why they cannot be seen with naked eyes, नहीं दिखाई देगा। that's why ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो ब्राउनियन मूवमेंट। और डिटेल से अगर देखना है तो आप हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर देख सकते हैं, शो करेंगे कॉलॉइडल सॉल्यूशन, सस्पेंशन मे बी और मे नॉट बी। फॉर एग्जांपल
ट्रू सॉल्यूशन का एग्जांपल सॉल्ट प्लस वाटर है, शुगर प्लस वाटर है, ग्लूकोज प्लस वाटर है, एयर है, विनेगर है। विनेगर एसिडिक एसिड का एग्जांपल है, CH3COOH प्लस वाटर, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल प्लस वाटर, ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। मिल्क, अभी मैंने कहा भी था, मिल्क, ब्लड एंड टूथपेस्ट, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन. Why? Because the size of solute particle lies between 1 to 1000. So that's why all these are the examples of colloidal solution. If the size of particle greater than 1000, तो हमारा क्या होगा? सस्पेंशन होगा. चॉक प्लस वाटर है, फ्लोर वाटर है एंड मिल्क ऑफ मैग्नीशिया. लेकिन मडी वाटर भी आप सस्पेंशन में डाल सकते हैं क्योंकि उनका साइज ऑफ सोल्यूट पार्टिकल थोड़ा सा बड़ा होता है. तो दैट्स व्हाई मडी वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ सस्पेंशन. बच्चों अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग वे यानी कि फ्लो डायग्राम की हेल्प से हम मैटर को क्लासिफाई कर रहे हैं. एंड मैटर कैन बी क्लासिफाई ऑन द बिहाफ ऑफ फिजिकल मेथड और केमिकल मेथड. फिजिकली मैटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. एंड अदर टू स्टेट्स आर प्लाज्मा एंड बीईसी. बीईसी स्टैंड फॉर बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट. When lighter gases are super cooled, एक फॉर्म बनता है उसे हम BEC कहते हैं. And plasma is the fourth state of matter that exists at very high temperature, approx 10 power 7 Kelvin. अब सन का जो स्टेट है, ना तो वो सॉलिड है ना लिक्विड है, वो गैस है, वो कौन सा फॉर्म है सन का? प्लाज्मा. कौन सा स्टेज है वो? प्लाज्मा स्टेट है. सॉलिड आप जानते हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा, जैसे आपने कहा आयरन है, कॉपर है, वुड है, सब क्या है? सॉलिड्स हैं. लिक्विड भी जानते हैं, वाटर है, पेट्रोल है. और गैसेस तो आप जानते हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सब गैस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं. लेकिन केमिकली मेथड फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज: मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस. एंड मिक्सचर आर फर्दर क्लासिफाइड टू कैटेगरीज: होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. एंड होमोजीनियस मिक्सचर आर आल्सो नोन एज ट्रू सॉल्यूशन. जहां सॉल्यूट पार्टिकल कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे उन्हें क्या कहेंगे आप? होमोजीनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल शुगर प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, सब क्या है? होमोजीनियस. जहां साइज ऑफ पार्टिकल बहुत छोटा है, लेस देन 1 नैनोमीटर, वो क्या है? हमारा होमोजीनियस मिक्सचर है. अगर साइज ऑफ पार्टिकल की बात की जाए तो हेट्रोजीनियस को भी आप दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं: कॉलोइडल सॉल्यूशन, कॉलोइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन. If the size of solute particle lies between 1 to 1000 nanometer, 1000 nanometer, तब क्या होगा वो? colloidal solution. For example, milk and blood. If the size of solute particle larger than 1000 nanometer, 1000 nanometer से ज्यादा है, तब क्या कहलाएगा वो? suspension कहलाएगा. Again, pure substances are further classified into two categories: elements and compounds. जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में मिक्स किए जाएंगे तब वो क्या बनेंगे? कंपाउंड्स कहलाए जाएंगे. एंड कंपाउंड्स आल्सो आर प्योर सब्सटेंसेस. फॉर एग्जांपल वाटर, शुगर, ग्लूकोज. शुगर का फॉर्मूला C12H22O11, ग्लूकोज C6H12O6. सब क्या है? कंपाउंड्स हैं. क्योंकि इनका जो रेशियो है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रेशियो कैसा है? फिक्स्ड है. अगर रेशियो फिक्स्ड है एलिमेंट्स का, दैट्स आर कॉल्ड कंपाउंड्स. एंड एलिमेंट फर्दर क्लासिफाइड इनटू थ्री कैटेगरीज: मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स. मेटल्स का एग्जांपल कह सकते हैं आप गोल्ड है, कॉपर है, सिल्वर है, बहुत सारे और भी हो सकते हैं. और मेटेलॉइड्स आपका हम कह सकते हैं बोरोन और आर्सेनिक. एंड नॉन मेटल्स हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सब क्या है? ये नॉन मेटल्स है. एक बात मैं बता रहा था, जो एलिमेंट वर्ड है ना, जो द टर्म एलिमेंट वाज फर्स्ट यूज रॉबर्ट बॉयल ने. रॉबर्ट बॉयल. एंड और अकॉर्डिंग, और इसको डिफाइन किया था लेवोशिए ने. डिफाइन किसने किया था? एंड डिफाइंड बाय लेवोशिए. सबसे पहले एलिमेंट वर्ड डिफाइंड बाय लेवोशिए. उन्होंने क्या कहा? लेवोशिए ने
उन्होंने कहा एलिमेंट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। ऐसा किसने कहा था? लवोसिए ने कहा कि एलिमेंट को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता किसी भी फिजिकल या केमिकल मेथड से, ऐसा लवोसिए ने कहा। एलिमेंट वर्ड को इंट्रोड्यूस किसने किया? रॉबर्ट बॉयल ने इंट्रोड्यूस किया। मॉडर्न थ्योरी कैसे डिफाइन करती है हमारा एलिमेंट्स को? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न थ्योरी, एन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं, मॉडर्न थ्योरी कहती है एलिमेंट्स रिगार्डिंग एन एलिमेंट इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स ऑफ द सेम काइंड। उसी के बिहाफ पे हम एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिसिटी, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिसिटी, यानी कि हमारा जो एटम है, हमारा जो एलिमेंट्स है, वो कितने एटम से मिलके बना है। अब हमारे जो एलिमेंट्स हैं, मेरे साथ ध्यान से देखिएगा, फर्दर क्लासिफाई करते हैं। मोनो एटॉमिक हो सकते हैं, डाई एटॉमिक हो सकते हैं और पॉली भी हो सकते हैं, पॉली एटॉमिक। जितना भी हमारा नोबल और इनर्ट गैसेस हैं या ऑल मेटल्स हैं, सब क्या है? मोनो एटॉमिक है। क्या है? सब मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। जैसे आपने कहा हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सोडियम, कॉपर, सिल्वर, सब क्या है? मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स हैं। डाई, डाई मीन्स द एलिमेंट दैट इज मेड अप ऑफ टू एटम्स, जो दो से मिलकर बना है, मोर देन टू, दैट इज कॉल्ड पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। अब डाई में क्या होगा? जैसे आप कह सकते हैं, डाई एटॉमिक का एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डाई एटॉमिक हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। पॉली, मोर देन टू, फॉर एग्जांपल O3, P4, acid, ozone, phosphorus and sulfur. And what is the atomicity of ozone? 3, phosphorus 4, sulfur 8, hydrogen 2, nitrogen 2, oxygen 2, helium, neon, argon, copper, silver, gold, इन सब का एटॉमिसिटी कितना है? 1 होगा। तो मैंने वही कहा ना, हम एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिसिटी, monoatomic, diatomic and polyatomic elements. Elements can be classified into 3 categories, and these 3 categories are metals, metalloids and non-metals. Metals are an element that is malleable and ductile and conduct electricity, generally called metals. But सवाल आता है आपका कि सर ये malleable क्या होता है? Malleable means metals can be beaten into thin sheets with a hammer. That is called malleable. And phenomena is called malleability. अगर आप किसी हैमर की हेल्प से मेटल से बहुत पतली पतली सीटें बनाई जा सकती हैं, हैमर से किसमें चेंज कर सकते हैं इसे आप? पतली शीट्स में, उसे कहते हैं मैलिएबल। और आपने देखा होगा काजू की बर्फी के ऊपर एक सिल्वर का बहुत पतला लेयर होता है, तो सबसे पतला लेयर किसका है? वो सिल्वर का। लेकिन सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल है गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद एल्यूमिनियम, फिर कॉपर। जो मेटल्स आर मैलिएबल, जिनसे पतली शीट बनाई जा सकती है विद द हेल्प ऑफ हैमर, एंड डक्टाइल, डक्टाइल मींस ड्रॉन इनटू वायर, और उनके बहुत पतले वायर भी बनाए जा सकते हैं, और जिनमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, वो सारे एलिमेंट्स क्या हैं? मेटल्स हैं। तो मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट्स कॉल्ड मेटल्स। तो सबसे बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? गोल्ड, फॉलोड बाय सिल्वर, फॉलोड बाय एल्यूमिनियम। तो ये बात आप याद रखेंगे, सबसे हमारा जो बेस्ट मैलिएबल मेटल कौन सा है? गोल्ड, फिर सिल्वर है, वो मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। डक्टाइल मींस उनसे बहुत पतले वायर भी बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर एक्सेट्रा, वो सब क्या है? मेटल्स हैं।
एन एलिमेंट दैट इज नॉन मैलिएबल, जो मैलिएबल नहीं है, ब्रिटल है, एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिनमें इलेक्ट्रिक करंट आसानी से पास नहीं हो सकता, वो सब क्या है, नॉन मेटल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, सब क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल्स जनरली क्या होते हैं, हमारे लिक्विड्स और गैसेस होते हैं जनरली नॉन मेटल्स। ऐसा नहीं है, कुछ सॉलिड भी होंगे, लेकिन जनरली क्या है, लिक्विड्स और गैसेस। नेक्स्ट पॉइंट, मेटालॉइड्स, द एलिमेंट विच शो द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स, जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी प्रेजेंट है और नॉन मेटल का भी है, उन्हें क्या कहेंगे हम, मेटालॉइड्स। फॉर एग्जाम्पल बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम एंड आर्सेनिक। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रहा हूं मैं भी, कि हमारे जो मेटल्स हैं दे आर प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, नॉन मेटल्स राइट हैंड साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, एंड मेटालॉइड सेपरेट्स मेटल्स एंड नॉन मेटल विद ए जिगजैग लाइन। एक जिगजैग लाइन किसका है, मेटालॉइड्स का। तो लेफ्ट में मेटल्स, राइट में नॉन मेटल्स, एंड मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर सेपरेटेड बाय ए जिगजैग लाइन ऑफ metalloids in periodic table. Properties of metals. Physical state. Physical state means metals का state क्या है, solids हैं, liquids है या gases हैं। Generally metals are solid at room temperature. For example iron है, copper, gold, silver, sodium, potassium etc. सब solid है room temperature. Next one, exception. कुछ ऐसे भी liquid हैं जो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते, वो कौन है, मर्क्यूरी। सिंबल क्या है उसका, Hg इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। एंड गैलियम एंड सीजियम एबव रूम टेम्परेचर, थोड़े से रूम टेम्परेचर से ज्यादा पे थोड़ा टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो वो क्या एग्जिस्ट करते हैं, वो भी लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एबव रूम टेम्परेचर। कौन, गैलियम एंड सीजियम। नेक्स्ट वन, मेटालिक लस्टर। जनरली मेटल्स शाइनी सरफेस शो करते हैं, शाइनी सरफेस है उनका, उसे हम कहते हैं लस्टर। लस्टर मींस चमक या शाइनिंग। नेक्स्ट वन, कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जनरली मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जिनमें बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारा, सिल्वर, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर। ऐसा नहीं है कि सारे मेटल्स ही गुड कंडक्टर होंगे, कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जैसे कि मर्क्यूरी एंड लेड आर नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट वन, कलर, उनका कलर या तो सिल्वरी ग्रे है या गोल्डन येलो कलर होगा। नेक्स्ट वन इज हार्डनेस। जनरली मेटल्स हार्ड होते हैं, जैसे कि हमने कहा आयरन का सिंबल Fe, एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर एक्सेट्रा। बहुत सारे मेटल्स हैं जो जनरली कैसे हैं, हार्ड हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं, जिसका एग्जांपल क्या है, सोडियम एंड पोटेशियम आर सो सॉफ्ट। सोडियम एंड पोटेशियम, पोटेशियम क्या है, के, आर सो सॉफ्ट दे कैन बी इजीली कट विद ए नाइफ। इनको आसानी से आप चाकू से भी काट सकते हैं, किसको, सोडियम और पोटेशियम को। ये बात याद रखना है आपको। नेक्स्ट, मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। अभी हमने डेफिनेशन में कहा था कि मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। मैलिएबल मींस जिनसे बहुत पतली शीट बनाई जा सकती है, डक्टाइल मींस जिनसे बहुत पतले वायर भी ड्रॉ किए जा सकते हैं, लंबे वायर ड्रॉ किए जा सकते हैं, उसे कहते हैं मैलिएबल एंड डक्टाइल। बट एक्सेप्शंस आल्सो भी देयर, यानी कि ऐसा नहीं कि सारे मेटल्स ही बेस्ट मैलिएबल और डक्टाइल है। मैंने क्या लिखा है, एक्सेप्शन, एल्कली मेटल्स। अगर पीरियोडिक टेबल के ग्रुप फर्स्ट की बात की जाए, जिसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सारे मेटल्स कैसे हैं, नॉन मैलिएबल, नॉन डक्टाइल है। सारे मेटल्स जो ग्रुप फर्स्ट के एल्कली मेटल्स को याद कर सकते हो, ली, ना, की, रब से, फरियाद। कैसे याद करोगे, याद करने का ट्रिक देखो, ली, ना, की, रब से, फरियाद। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम सब क्या है, ये नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल मेटल है। ना तो इनसे पतली शीट बनाई जा सकती है, ना ही इसके वायर ड्रॉ किए जा सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट है, इसे क्या कहते हैं आप, एल्कली मेटल्स। ग्रुप फर्स्ट किसमें, पीरियोडिक टेबल में। याद करने का बेस्ट निमोनिक, ली, ना, की, रब से, फरियाद। अगेन देखो, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम आर नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल। इट्स ओके। नेक्स्ट पॉइंट कहता है मेरे बच्चे, हमें एक और बात करना था
कि मेटल्स लाइटेस्ट कौन से हैं और हैवीएस्ट कौन से हैं। अगर डेंसिटी के अकॉर्डिंग बात की जाए तो आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो सबसे कम जो डेंसिटी जिस मेटल का है वो कौन सा है, लिथियम। सिंबल क्या है लिथियम का, Li, जिसकी डेंसिटी कितना है 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लाइटेस्ट मेटल है ये। अगर 1 लीटर के बोतल में अगर आपने लिथियम भरा तो उसका कितना मास होगा, ओनली 500 ग्राम। और सबसे नेक्स्ट हैवीएस्ट कौन सा है, मर्क्यूरी, जिसका डेंसिटी कितना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और सबसे हैवीएस्ट है मेरे बच्चों ऑस्मियम, जिसका डेंसिटी है 22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा वो हैवीएस्ट भी होगा। सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम, और हैवीएस्ट कौन सा है, ऑस्मियम। याद रखना मर्क्यूरी का डेंसिटी कितना है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। अगर आपने वाटर बॉटल लिया, इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, उसमें मर्क्यूरी कितना आएगा 13.6 किलोग्राम और ऑस्मियम कितना आएगा 22 किलोग्राम आएगा। एक और प्रॉपर्टी है सोनोरस। सोनोरस मींस जब उन्हें आप हिट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट से तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सोनोरस। लेकिन वहां भी एक्सेप्शन है हमारा, एल्कली मेटल्स भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। सोडियम पोटेशियम जो भी मैंने कहा था, लीना कीरब से फरियाद, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, ये भी नॉन सोनोरस ऑब्जेक्ट मेटल्स हैं, लेकिन जनरली मेटल्स सोनोरस होते हैं। नोट कीजिए सारी प्रॉपर्टीज ये आप। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। हमने कहा था कि जनरली नॉन मेटल एग्जिस्ट एज गैस फॉर्म। जनरली मोस्ट ऑफ द मेंबर्स आर गैसेस। देखिए फर्स्ट हम बात कर रहे हैं सॉलिड कौन कौन से नॉन मेटल हैं। कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन एग्जिस्ट इन सॉलिड फॉर्म एंड ओनली वन नॉन मेटल exist in liquid form, that one is bromine, and rest of the non metals are सब क्या है वो gases हैं। फर्स्ट हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और क्लोरीन क्या है सब ये गैसेस हैं। एंड रेस्ट ऑफ द गैसेस में भी कौन से सब, नोबल और इनर्ट गैसेस, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन सब क्या है ये गैसेस हैं। आपको याद क्या करना है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन गैस एंड रेस्ट ऑफ द नोबल और इनर्ट गैसेस। निमोनिक क्या है इनका, हिना और करीना एक्सरे रंगीन। हिना और करीना एक्सरे रंगीन से आप याद कर सकते हैं नोबल और इनर्ट गैसेस सब कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, गैसेस में। सब क्या है, नॉन मेटल्स, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन एंड रेडॉन। नॉन लस्टर मेटल्स में साइनिंग, नॉन मेटल्स साइनिंग सरफेस नहीं रखते, उन्हें हम कहते हैं नॉन लस्टर। लेकिन एक एक्सेप्शन याद रखना, आयोडीन, ग्रेफाइट और डायमंड। डायमंड का, ग्रेफाइट और डायमंड दोनों ही क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं कार्बन के। नेक्स्ट वन, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इनमें आसानी से इलेक्ट्रिक करंट भी पास नहीं होता, लेकिन वहां पर भी एक एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन कौन सा है हमारा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ग्रेफाइट भी किसका, एलोट्रोपिक फॉर्म से, कार्बन का। मैलिएबिलिटी, जिनसे आप ना तो थिन शीट बनाई जा सकती है और ना ही ये डक्टाइल है। नॉन मैलिएबल और नॉन डक्टाइल है कौन, हमारी नॉन मेटल्स। नेक्स्ट, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एक्सेप्शन डायमंड, जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, अप्रॉक्स 3200 डिग्री सेल्सियस के लगभग होगा। और मेटल्स है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू नॉन मेटल्स। ये पॉइंट नोट करने हैं सारे आपको। डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। कंपाउंड्स, अ कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस। कंपाउंड्स क्या है, प्योर सब्सटेंसेस हैं दैट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन ए फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। उनका जो कॉम्बिनेशन का रेशियो है वो कैसा है, फिक्स्ड होगा बाय देयर मासेस। फॉर एग्जांपल, हमने वाटर की बात की। वाटर आप किसी भी सोर्स से लें, रेन वाटर लें, हम रिवर वाटर लें या सी वाटर लें, कोई भी वाटर लें, अगर आप उसका क्या करते हैं, अगर उसका इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस मींस केमिकली हम वाटर को डिकम्पोज करते हैं हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में।
तो जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा बाय देयर मासेस, उनके मास के अकॉर्डिंग। अगर वाटर का आपने इलेक्ट्रोलिसिस किया, इलेक्ट्रो मीन्स बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, लिसिस मीन्स ब्रेक डाउन, तो वाटर हमारा टूट जाएगा किसमें, H2 और O2 में। अगर बैलेंसिंग की बात करेंगे तो क्या होगा, ट्वाइस H2 प्लस O2, यानी कि ट्वाइस H2 क्या होगा, 2H2 और O2 में ब्रेक डाउन हो जाएगा। जो ब्रेक डाउन होने के बाद हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो ऑलवेज भी कैसा होगा, फिक्स्ड होगा। वाटर आप किसी भी सोर्स से लें चाहे, तो H रेशियो जो O होगा वो क्या होगा, 2H2, 2H2 मिल रहा है ना, 2H2 का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन O2 और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का मास 1 होता है तो 4 रेशियो और 2 ऑक्सीजन का मास कितना होगा, ऑक्सीजन का मास कितना, 16 एंड 16 टू जा 32। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या मिल रहा है मेरे बच्चों, 1:8, 1:8। यानी कि वाटर का कोई भी सोर्स हो, रेन वाटर हो, रिवर वाटर हो, सी वाटर हो, उसको अगर ब्रेक डाउन किया जाए, उसको तोड़ दिया जाए, कैसे, इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रो मींस इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे, लिसिस मींस ब्रेक डाउन, वाटर टूट जाएगा। H2 और O2 में रिएक्शन हमने बैलेंस किया तो क्या मिला, 2H2 और O2 मिला। तो H और O का रेशियो क्या है, H कितना है, 2 2 4 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है। H का मास 1 होता है तो 4 1 4 और ये कितना होगा, 16 2 32। तो सिंपलेस्ट रेशियो क्या है, 1:8। ऑलवेज भी रेशियो फिक्स्ड होगा, वो क्या कहलाएंगे, कंपाउंड्स कहलाएंगे। वाटर ही नहीं, कोई भी कंपाउंड लिया जाए। दूसरा एग्जांपल, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो C/O यहां भी फिक्स होगा। कार्बन कितना है 12, O कितना होगा 32, 4 3 12, 4 3:8 होगा। अब किसी भी सोर्स से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर रेशियो निकाला जाए, रेशियो ऑलवेज भी फिक्स, 3:8। अगर रेशियो फिक्स है तो क्या है, वो कंपाउंड्स है। और रेशियो फिक्स नहीं है, वेरिएबल है, तो वो क्या है, मिक्सचर है। जैसे आपने शुगर सॉल्यूशन बनाना है, शुगर एक्वस शुगर सॉल्यूशन, शुगर प्लस वाटर का, तो क्या मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा, शुगर सॉल्यूशन मिलेगा। अब इसमें फिक्स तो नहीं है कि आपने शुगर कितना डालना है, वाटर कितना डालना है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट वर्ड यूज करते हैं ना, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू टेस्ट। चाय बनाना है तो चाय में जो आपने इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो सब क्या है, मिक्सचर ही तो है। अब चाय में क्या यूज करते हैं, वाटर आपने यूज किया, मिल्क आपने यूज किया, फिर आपने शुगर का इस्तेमाल किया, फिर आपने फ्लेवर डाल दिया, जिंजर आपने डाल दिया उसमें, प्लस टी लीव्स तो हमने डाले, सबसे पहले हमें टी लीव्स को भी ऐड करना था। तो ये क्या है, सब मिक्सचर है, इनका रेशियो फिक्स नहीं है। रेशियो इज नॉट फिक्स, दैट इज ए इम्प्योर सब्सटेंस। और वो इम्प्योर सब्सटेंस क्या कहलाएंगे, मिक्सचर कहलाएंगे। इसीलिए कंपाउंड क्या है हमारा, प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट वन, द प्रॉपर्टीज आर एंटायरली डिफर फ्रॉम इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अगर हम वाटर की बात कर रहे थे तो हमारा H2 और O2 मिक्स होकर क्या बना, वाटर बना। द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर एंटायरली डिफर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, क्या है, H2 और O2। वाटर का प्रॉपर्टी H2 और O2 की प्रॉपर्टी से बिल्कुल अलग होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। चाय में तो सबका प्रॉपर्टी प्रेजेंट नहीं होगा। अगर आप चाय का सिप लेंगे, आनंद लेंगे चाय का, तो आप में इसमें मिल्क का फ्लेवर भी आएगा, शुगर भी है, जिंजर भी है और टी लीव्स भी है। तो क्या लिखा है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स की प्रॉपर्टी मौजूद रहेंगी। ऐसा हो सकता है आपने डाला उसमें जिंजर है और फ्लेवर उसमें इलायची का आएगा, ऐसा कभी देखा है, कार्डमम का फ्लेवर हो सकता है, नहीं हो सकता ना, तभी क्या है, वो मिक्सचर है, कंपाउंड नहीं है वो। Compounds are always homogeneous mixture and mixtures are heterogeneous except solutions, जिन्हें आप कहते हैं homogeneous mixture। और हमने पढ़ाया था homogeneous mixtures क्या है, आपके true solution भी कहते हैं उन्हें। Compounds have a fixed melting and boiling point, क्योंकि mixtures does not have a fixed melting and boiling point, उनका variable melting और boiling point होगा, तो composition fixed नहीं, इसलिए उनका melting और boiling point भी fixed नहीं होगा। Next, the constituents can be separated by chemical or electrochemical method, यानी कि they cannot be separated by simple physical method से separate नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा वाटर को आप H2 और O2 में आसानी से ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। अगर आप वाटर को हीट करेंगे तो स्टीम में चेंज हो जाएगा, आपको इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ेगा। मैंने बताया था इलेक्ट्रोलिसिस यानी कि
भाई केमिकली मेथड से उनको आप सेपरेट कर सकते हैं। भाई पासिंग इलेक्ट्रिक करंट, वाटर डिकम्पोज इनटू H2 और O2 से हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, से हम कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस या इलेक्ट्रोलाइसिस। एंड नेक्स्ट वन था हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड सच एज डिस्टिलेशन और फिल्ट्रेशन से हम मिक्सर्स को आसानी से सेपरेट कर सकते हैं या किया जा सकता है। मेरे बच्चों, ये हमने कंप्लीट चैप्टर को एक ही शॉट में आपके लिए डिस्कस किया है, आपके लिए बहुत डिटेल में एक्सप्लेन भी किया है, डिस्कस भी किया है। तो आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें और ऐसे ही मन लगा के पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद मेरे बच्चों।